नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही करंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जो कि 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ है, जो कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता है। न सिर्फ भारत और यूरोपीय संघ के लिहाज से, बल्कि जो कि पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो पूरा का पूरा विश्व समुदाय है, उसके लिए भी ये समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि पिछले 1-2 वर्षों से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से उठापटक, एक प्रकार से अराजकता का माहौल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की जो कहावत है वहां पर चरितार्थ हो रही है, तो उसके मूल में कारण क्या है? उसके मूल में कारण यह है कि राजनीतिक और आर्थिक कारण उसके मूल में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस समय जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, जो देश ताकतवर है दूसरे के साथ जैसा चाह रहा है वैसा व्यवहार कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो इन तमाम सारी चीजों के जो केंद्र बिंदु में है वो राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं। और मित्रों, ये जो भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता है, इसकी वजह से आप समझिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जब ये समझौता होता है, आप उसका एक बड़ा ही प्रभावशाली असर देखे होंगे कि अमेरिका के स्टैंड में एक बदलाव का संकेत आता है। जैसे ही ये समझौता होने को होता है, उसकी घोषणा होती है, तो अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के जो फिनांस मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट उन्होंने ये संकेत किया कि भारत के ऊपर से हम जो टैरिफ है वो कम कर सकते हैं, तो उसका उन्होंने संकेत किया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए कि ये जो समझौता हुआ है उसकी वजह से अमेरिका के स्टैंड में, अमेरिका के दृष्टिकोण में भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बदलाव का रुख दिखाई पड़ता है। हालांकि अभी स्टेटमेंट है, उस पर क्या कुछ कंक्रीट होता है, क्या कुछ चीजें उभर करके आती हैं, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक संकेत मिलता है कि इस समझौते की वजह से भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिलता है। एक समझौते के माध्यम से, एक समझौते के माध्यम से 27 जो देश हैं यूरोपीय संघ में, 27 देश हैं, तो इन 27 देशों का जो मार्केट है वो भारत को मिलता है। यहाँ पर भारत की जो वस्तुएं हैं वो निर्बाध रूप से इनका व्यापार होगा। और अब आप देखिए कि जो समझौता है ये निश्चित तौर पर, हालांकि अभी इसके लागू होने में 1 वर्ष का समय लग सकता है, क्योंकि पहले जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, उसकी संसद इसे पारित करेगी। फिर यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं उनकी जो विधायिकाएं हैं, उनकी जो संसद है वो पारित करेंगे। उसके बाद जाकर के तब ये समझौता लागू होगा। और भारत की तरफ से भी जो कुछ विधायी प्रोसेस हैं, जो भी कुछ राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद ये समझौता लागू होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये समझौता इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से अभी तक अमेरिका भारत पर जिस प्रकार से एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाए हुए था, और उसने तो यूरोपीय संघ को भी नहीं बख्शा है, क्योंकि यूरोपीय संघ पर भी उसने बहुत ही शर्तें लगा दी हैं, एक तरफा शर्तें लगा दी हैं। तो इस समझौते की वजह से अमेरिका के रुख में कहीं ना कहीं बदलाव नजर आता है। नजर आने का कारण यह है मित्रों, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो आबादी है, अमेरिका की जो आबादी है वो है 35 करोड़, और जो यूरोपीय संघ की जो आबादी है संयुक्त रूप से वो है 45 करोड़ के आसपास। तो जहां भारत
जहां भारत के ऊपर जो अमेरिका तमाम प्रकार के टैरिफ लगाता है, तो उससे जो भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं वो इस समय बड़े डामाडोल चल रहे हैं। तो जहां अमेरिका के इस स्टैंड से, अमेरिका के इस फैसले से, जहां भारत को 35 करोड़ का जो बाजार है अमेरिका का, उसे एक प्रकार से छोड़ना पड़ता है या उसमें बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं, तो उसके एवज में हमें 45 करोड़ की आबादी वाला एक विशाल बाजार मिलता है, जिससे कि हमें अमेरिका का जो दबाव है उसे कम करने में काफी मदद मिलेगी। और आने वाले निकट भविष्य में, जैसा कि ये अगले वर्ष से ये समझौता लागू होने की उम्मीद है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए बड़ा ही फायदे का सौदा है। और इसके साथ ही साथ जो पूरी की पूरी जो विश्व बिरादरी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्मूथली जब व्यापार शुरू होगा, चीजों की जो आवाजाही है वो निर्बाध रूप से होगी, तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का जो स्टैंड है, जो इतना एग्रेसिव रूप वो अपनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं उसे बदलाव लाना पड़ेगा अपने व्यवहार में और उससे अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। तो उसे भारत को भी रियायत कुछ न कुछ देनी पड़ेगी। तो जब अमेरिका से भी चीजें ठीक होंगी, तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली चलेगा, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर दिखाई देगा। और देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी जो समझौता होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कोई भी समझौता होता है, उसमें दो बड़ी ही अहम चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जो हमारी तात्कालिक जरूरतें हैं, जो हमारी तात्कालिक अनिवार्यताएं हैं, वो इससे कितना पूरा हो रही हैं, और भविष्य में इसकी क्या संभावना है, इससे हमको कितना फायदा हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, वो तात्कालिक अनिवार्यताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। तो ये समझौता भी उसका अपवाद नहीं है। निश्चित तौर पर इस समय चाहे वो भारत हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, यूरोपीय संघ हो, ये दोनों ही देश अमेरिका से परेशान हैं, क्योंकि अमेरिका की कारगुजारियों से इन दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जहां भारत के ऊपर तो टैरिफ लगाया ही लगाया है, उसके साथ ही साथ उसने यूरोपीय संघ को भी नहीं बख्शा है। और हम ये कहें कि यूरोपीय संघ पर तो उसने एक तरफा, आप समझिए कि कार्रवाई की है, और यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ उस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता है। उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ बाध्यताएं हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ये समझौता इस समय होता है, उसकी टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी कि अमेरिका रूपी तत्व से भारत भी परेशान है, यूरोपीय यूनियन भी परेशान है। तो इस परेशानी से उबरने के लिए, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता हुई, अर्थात भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और इसी तात्कालिक अनिवार्यताओं और भविष्य में चीजें और बेहतर होंगी, दोनों पक्षों को और लाभ होगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ये समझौता होता है। और हम आपको ये दिखाएंगे कि ये समझौता दोनों पक्षों के साथ ही साथ किस प्रकार से जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके लिए किस प्रकार से लाभकारी होगा। तो तमाम सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस समझौते के माध्यम से मित्रों एक चीज और होगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है यूरोपीय यूनियन, और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, वो दोनों इस समझौते के माध्यम से एक साथ आ गए हैं। और इनका जो है भारत और यूरोपीय संघ का जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो योगदान है जीडीपी में, वो है 25%। जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत और यूरोपीय यूनियन की जो संयुक्त रूप से हिस्सेदारी है वो 25% है। तो इतना बड़ा जो इनका स्टेक है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल जीडीपी में, तो इसकी वजह से आप समझिए कि अमेरिका को भी अपने स्टैंड में बदलाव लाना पड़ेगा। मजबूरी में लाएंगे, वो खुशी से तो नहीं लाएंगे, वो मजबूरी में लाएंगे। और जब चीजें बेहतर होंगी तो इसका जो असर है वो ग्लोबल कम्युनिटी के हित में दिखाई देगा, विश्व के अन्य देशों को भी इसका फायदा होगा। तो ये
जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है वो दोनों पक्षों के साथ ही साथ पूरे विश्व बिरादरी के लिए अच्छा है, उनको भी लाभ देगा। और अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये मुक्त व्यापार समझौता है, ये मुक्त व्यापार समझौता है, ये बहुप्रतीक्षित समझौता है, क्योंकि इसके लिए जो प्रयास हैं वो 2007 से ही किए जा रहे हैं और 18 वर्षों के एक लंबी वार्ता के बाद ये समझौता जाकर के होता है। तो ये जो समझौता हुआ वो 18 वर्षों के बाद होता है, मतलब 18 वर्षों से ये जो निगोशिएशन की प्रोसेस है, जो वार्ता की प्रक्रिया है, वो कई चरण की होती आई है, उसके बाद जाकर के ये समझौता होता है। तो देखिए ये समझौता इतना लेट क्यों हुआ, किस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, क्या इशू थे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको एक चीज ये बता दें कि देखिए ये जो मुक्त व्यापार समझौता है, तो आखिर में मुक्त व्यापार समझौते का अर्थ क्या होता है, हम मुक्त व्यापार समझौता किसे कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौते का क्या आशय होता है, मुक्त व्यापार समझौते का क्या मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसका क्या आशय होता है। देखिए जो मुक्त व्यापार समझौता है वो दो या दो से अधिक देशों या दो क्षेत्रीय संगठनों के बीच आपसी वार्ता के द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता होता है जिसके माध्यम से उन दोनों देशों के बीच या दो पक्षों के बीच जो व्यापार बाधाएं होती हैं उनको कम किया जाता है या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसकी वजह से जो व्यापार बाधाएं होती हैं उनको कम किया जाता है या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। और यूरोपीय संघ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कहीं भी करंट के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो यूरोपीय संघ है ये भारत के साथ, यूरोपीय संघ जो है ये भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला 22वां साझेदार है। यूरोपीय संघ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला ये 22वां साझेदार है। इससे पहले 21 देशों के साथ भारत ने एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और अब हम ये देखेंगे कि आखिर में ये समझौता 18 वर्षों से जो निगोशिएशन की प्रोसेस चल रही थी, जो वार्ता चल रही थी, तमाम कई राउंड की वार्ता होती है, निगोशिएशन होते हैं, उसके बाद जाकर के ये अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचता है और अंततः समझौता होता है। तो आखिर कारण क्या था? क्या कारण था देरी का? देखिए ये जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते की जो वार्ता है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू होती है 2007 से। 2007 से प्रक्रिया प्रारंभ होती है और 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में समझौता होता है। तो आप समझिए 2007, 17, 3, 20, 5, 25, 5, 3, 8, तो जो 18 वर्षों की जो एक लंबी मतलब कि वार्ता की प्रक्रिया थी, अंततः वो अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचती है और 27 जनवरी 2026 को वो ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंट बहुत ही हिस्टोरिकल पल क्षण आता है जहां पर ये समझौता होता है। तो आखिर में जो ये समझौता इतना लेट हुआ, जो 18 वर्षों तक वार्ता चलती रही, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे मित्रों कारण ये था कि जैसे कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उसमें एक विषय था कृषि।
एक विषय था कृषि और दूसरा था डेयरी उद्योग। देखिए यही दो मुद्दे ऐसे थे, मेन मुद्दे यही ऐसे थे जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ये चाहता था कि भारत का जो एग्रीकल्चर का मार्केट है, जो उसका मिल्क का मार्केट है, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो मार्केट है, उसमें वो सीधी एंट्री चाहते थे यूरोपीय यूनियन, और ये भारत कतई एक्सेस देने की स्थिति में है भी नहीं और दे भी नहीं सकता है। तो इसी मुद्दे पर आप समझिए कि वार्ता काफी लंबी खिंची और अंततः जो है इस समझौते में कृषि उत्पाद के जो कृषि से संबंधित जो बहुत सारे उत्पाद हैं उनको बाहर रखा गया है। इसी प्रकार से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी उनके उत्पाद को भी समझौते से बाहर रखा गया है। देखिए यहाँ भारत की मजबूरी ये है कि क्यों भारत कृषि वाला जो सेक्टर है और जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो या अन्य और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं दे सकता है। उसके पीछे हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि भाई देखिए जो कृषि है ये भारत की अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ बनी हुई है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, उसका योगदान 55% है, और जो एमएसएमई सेक्टर है, मतलब जो ये चीजें जो प्रोडक्शन वाला एरिया है, उसका भी 30% है। मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी आ जाएगी आपकी, 30% है। और कृषि का योगदान तो इंडियन इकोनॉमी में 17 से 18% ही है। लेकिन इसके बावजूद आप समझिए कि जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। बैकबोन इसलिए है मित्रों, भाई आप डेटा के लिहाज से देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो सर्विस सेक्टर है, उसके बाद एमएसएमई है, तब कृषि आता है। लेकिन भाई आंकड़ों के लिहाज से तो सही है, लेकिन आप रियलिटी देखिए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आज भी आप देखिए कि जिस वर्ष भारत में मानसून कमजोर रहता है तो भारत की इकोनॉमी जो है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? इसलिए घट जाती है कि भाई जब कृषि क्षेत्र अच्छा नहीं करेगा, जब कृषि क्षेत्र अच्छा नहीं करेगा तो जो कंपनियों के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आएगा कहाँ से? जब कृषि का जो क्षेत्र है वो अच्छा नहीं करेगा तो जो रॉ मटेरियल्स है वो कंपनियों को, जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पर प्रोडक्शन होगा कैसे? जब वहां पर प्रोडक्शन होगा नहीं तो इस जो प्रोडक्शन सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, इसमें जो लगा जो कार्यबल है, जो श्रमबल है, तो फिर उसके लिए तो फिर काम ही कुछ नहीं रह जाएगा। तो जब कृषि क्षेत्र डाउन होगा तो प्रोडक्शन जो सेंटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। जब वहां पर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन डाउन होगा। जब प्रोडक्शन डाउन होगा तो मार्केट में चीजों की जो सप्लाई होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। जब चीजों की सप्लाई कम हो जाएगी तो जो सर्विस सेक्टर में जो लगा हुआ वर्कफोर्स है, जो कार्यबल है, उसकी भी उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी। जब उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी तो अब क्या होगा कि भाई वहां छटनी शुरू हो जाएगी। जब छटनी शुरू हो जाएगी तो उसका ग्रोथ रेट पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए आंकड़ों के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 17-18% है जरूर, लेकिन आप समझिए कि अगर यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, मानसून अच्छा नहीं होगा, कृषि प्रभावित होगी, तो इंडियन इकोनॉमी के जो अन्य सेक्टर्स हैं वो अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। वो उस प्रकार से उनके लिए मतलब कि जो चीजें होनी चाहिए वो होंगी ही नहीं, तो उनका भी योगदान नहीं होगा। तो चीजें यहाँ घटेंगी तो ऑटोमेटिक जो अन्य सेक्टर्स हैं वो भी प्रभावित होंगे ही होंगे। तो इसीलिए भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी
जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकता है। हमारी बहुत बड़ी ये मजबूरी है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और आप समझिए कि आज भी भारत में जो कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर जो डायरेक्ट जो श्रम बल रेगुलर जो लगातार लगा हुआ है, हर समय जो लगा रहता है, वो है 46%। 46% कार्यबल इसमें कंटिन्यूअसली हर समय लगा रहता है। और कृषि क्षेत्र में रोजगार सामयिक भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अब ये देखिए कि सरसों की कटाई शुरू होगी, गेहूं की कटाई भी 1 महीने के बाद शुरू होगी, फिर आलू की खुदाई वगैरह शुरू हो जाएगी। तो इस समय जो मजदूर आएंगे, मतलब जो सामयिक रोजगार इसमें पैदा होता है, सीजनल जो रोजगार पैदा होता है कृषि में, वो भी एक बहुत बड़े आबादी को रोजगार देता है। भाई कटाई शुरू होगी तो अब ये लास्ट फरवरी से लेकर के पूरा मई तक ये जो पूरा का पूरा जो कटाई का सीजन होगा, तो इसमें एक्स्ट्रा लेबर लगेंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा। तो भाई कृषि में जो रेगुलर वर्कफोर्स लगा हुआ है वो तो है ही है, और जो सीजनल वर्कफोर्स की जो जरूरत होती है वो भी एक बहुत बड़ा रोजगार देता है बहुत बड़ी आबादी को। तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन है वो कृषि आज भी है, और इसमें एक बहुत बड़ा श्रम बल जो रेगुलर लगा हुआ है और जो सीजनल वर्कफोर्स इसमें लगी हुई है। तो इस वजह से ये जो सेक्टर है ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूरोपीय यूनियन कृषि क्षेत्र में डायरेक्ट एक्सेस चाहता था, जिसे भारत देने की स्थिति में नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। भाई उससे हमारे समक्ष बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो एक तो मुद्दा ये था कि कृषि क्षेत्र में एक्सेस को लेकर के वार्ता काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। और दूसरा जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, अब आप समझिए कि डेयरी प्रोडक्ट का भी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में दुग्ध जो उत्पादन है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और दूध से बनने वाली तमाम सारी चीजें हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि भारत की जो रूरल इकॉनमी है उसमें एक तो कृषि और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भाई जो सर्विस सेक्टर है, जो एमएसएमई सेक्टर है, इसमें भी गांव से लोग जाते हैं काम करने, बहुत बड़ी संख्या है गांव की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए आप देखेंगे तो एक तो कृषि, दूसरा डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा उनका कमाई का जरिया है, बहुत बड़ा वो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में रोजगार के साधन है। तो इसलिए भारत इन दोनों सेक्टर्स में वो डायरेक्ट एक्सेस यूरोपीय यूनियन को नहीं दे सकता था, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी और देना भी नहीं चाहिए, हम देने की स्थिति में है भी नहीं। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे तो आप समझिए कि हमारे यहाँ एक तो बेरोजगारी वैसे भी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए भारत का ये स्टैंड रहा, इसलिए वार्ता लंबे समय से अटकी रही, और जो कि हमारे हित में है, हम डायरेक्ट एक्सेस इन दोनों सेक्टर्स में नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो वार्ता थी वो काफी लंबे समय तक चलती रही और अंततः यूरोपीय यूनियन को ये बात माननी पड़ी। और ये जो कृषि सेक्टर है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके बहुत सारे उत्पाद, लगभग सारे उत्पाद इस समझौते से बाहर हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर में ये जो समझौता है, इस समझौते से दोनों पक्षों को क्या क्या लाभ होगा। इस समझौते से दोनों पक्षों को क्या क्या लाभ होगा, क्योंकि भाई देखिए इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों को फायदा होगा नहीं तो समझौता होगा नहीं। क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट चाहे वो लोकल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, भाई जब तक दोनों पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो दोनों को फायदा नहीं देगा, दोनों का इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, दोनों का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होगा, तो फिर समझौता नहीं हो सकता, समझौता होगा ही नहीं। तो इसमें जो ये जो समझौता हुआ है, इसमें भारत के किन किन सेक्टर्स को लाभ होगा वो अब हम देखते हैं। देखिए भारत का एक तो जो
उद्योग है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और जो भारत का लेदर उद्योग है यानी जो चमड़ा उद्योग है उसको बहुत फायदा होगा इससे। फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मा इंडस्ट्री है, और जो मरीन प्रोडक्ट्स है मतलब जो मत्स्य वाला जो क्षेत्र होता है, मरीन प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग सेक्टर, और जो सेवा क्षेत्र है यानी जो सर्विस सेक्टर है, और जो रत्न और आभूषण। तो भारत के ये जो क्षेत्र हैं इनको इससे बड़ा फायदा होगा। एक तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, फार्मा उद्योग, मरीन प्रोडक्ट जिसमें जो ये जो सी फूड्स वगैरह होते हैं, मछलियाँ होती हैं और जो तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, सेवा क्षेत्र है, रत्न और आभूषण वाला जो क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों को इससे बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि जब अमेरिका ने भारत पर जो ये ट्रेड वार शुरू किया था, जो टैरिफ वार शुरू किया था, उस पर जो तमाम प्रकार के टैरिफ लगाए थे, तो हमारे ये जो उद्योग हैं इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और इनकी जो अमेरिकन मार्केट में जो इनका जो निर्यात होता था वो लगभग बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इस समझौते से इन क्षेत्रों को बहुत बल मिलेगा, इन क्षेत्रों को बल मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा फायदा होगा। और इससे यूरोपीय यूनियन को क्या लाभ होगा? इससे यूरोपीय यूनियन को यूरोपीय संघ को लाभ। देखिए जो वहां का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी वाहन उद्योग, वहां का जो शराब उद्योग है, और जो ये जो लग्जूरियस चीजें होती हैं, जो लग्जूरियस चीजें होती हैं, उच्च कीमत वाली मतलब हाई क्वालिटी की जो विलासिता की चीजें होती हैं, जो हाई क्वालिटी की जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, तो इन तमाम सारे क्षेत्रों को यूरोपीय संघ के जो ये तमाम सारे क्षेत्र हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जैसे वहां का जो जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन का जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा देश माना जाता है वो है जर्मनी। तो जर्मनी और फ्रांस ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही एडवांस देश हैं, तो इससे इनको ये फायदा होगा। और इसमें हाँ ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर यूरोपीय यूनियन को फायदा होगा, और ये तमाम सारे क्षेत्र हैं जहां पर भारत को फायदा होगा। तो अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि इस समझौते से दोनों पक्षों को बहुत फायदा होगा। और ये जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन भारत की जो एक विशाल आबादी है उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा अवसर मानता है, क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। तो यूरोपीय यूनियन को इस समझौते के माध्यम से भारत का जो विशाल मार्केट है, जो ह्यूज मार्केट है, और इसकी जो फ्यूचर में जो आर्थिक विकास की संभावना है, इसको यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ी ताकत मानता है। और यूरोपीय यूनियन
कोई समझौते के माध्यम से भारत का विशाल बाजार और भारत की जो फ्यूचर में जो आर्थिक जो उसकी जो आर्थिक रूप से विकास करने की जो क्षमता है, वो यूरोपीय यूनियन उसको एक बहुत बड़ी ताकत मानता है और यूरोपीय यूनियन इससे पूरा लाभ लेना चाहता है। और इस समझौते के माध्यम से भारत को एक लाभ और ये होगा कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, और मित्रों इस समय आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो ये क्लाइमेट चैलेंजेस जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि जब ग्रीन टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे तो जो ये मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो क्लाइमेट से होने वाली जो समस्याएं हैं, उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का है। तो यूरोपीय यूनियन के साथ जो भारत का समझौता होता है, ये जो हुआ है, तो इसकी वजह से ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो बड़े ही एडवांस हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो इससे हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। ये लोग इसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे, हमको कुछ एक्सपर्टीज भी साझा करेंगे, तो इससे आने वाले समय में जो जलवायु संबंधी जो चुनौतियां हैं उसको भी हम हैंडल करने में काफ़ी सक्षम होंगे। तो ये समझौता दोनों पक्षों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही लाभकारी है। और जब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार अच्छी तरीके से स्मूथली शुरू हो जाएगा, तो आप समझिए कि इसका असर पूरे के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पर दिखाई देगा। क्योंकि जब इतना बड़ा ब्लॉक भारत, जो कि एक विशाल आबादी रखता है, और यूरोपीय यूनियन जो भी जिसकी भी आबादी 45 करोड़ के आसपास है, जब इतने बड़े दो ग्रुप्स के बीच, इतने बड़े जो ग्रुप हैं इनके बीच जब व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात समझ में आएगी। अभी जो बड़ा ही मनमाने तरीके से बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड वो लेकर के, चाहे वो भारत रहा हो चाहे यूरोपीय यूनियन रहा हो, दोनों को ट्रंप चाचा ने परेशान कर दिया है। तो वो चीज़ें उनके समझ में आएंगी, और चीज़ें समझ में आ भी रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका के स्टैंड में बदलाव आया है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमें भारत को थोड़ा सा रियायत देनी पड़ेगी, अन्यथा हमारा जो ये स्टैंड है वो हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। और कहीं ना कहीं भारत मतलब कि जो अमेरिका को भारत की भी जरूरत है ना भाई, अमेरिका को भारत के सहयोग की भी जरूरत है। तो उसको ये लग रहा है कि अगर अब हम स्टैंड नहीं चेंज करेंगे तो कहीं हमारे जो संबंध है भारत से बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए और इसका लाभ कोई दूसरा देश उठा ले जाए। तो उन्हें ये अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उनको भी बदलाव करना पड़ेगा। तो इस समझौते की वजह से चाहे अनचाहे अमेरिका को भी अपने स्टैंड में बदलाव करना पड़ेगा, और जैसा कि बदलाव का संकेत दिख भी रहा है, तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार बाधाएं हैं, जो इस समय टैरिफ वार छिड़ा हुआ है, तो उसको भी हैंडल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और आने वाले समय में चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होंगी। और ये समझौता जो है, इस समझौते के माध्यम से भारत की इकॉनमी को भी बहुत बल मिलेगा, और उसके साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन को भी एक बहुत बड़ा बाजार, एक भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को धारण करने वाला भारत का जो एक विशाल बाजार है, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, वो उसको मिलेगी। और भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको यूरोपीय यूनियन का एक विशाल मार्केट मिलेगा। उनकी जो आवाजाही है वो आसान होगी, जो व्यापार बाधाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझौता दोनों पक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, ये जो समझौता है ये भारत में जो रोजगार सृजन के लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में रोजगार सृजन के लिहाज से भी बहुत बड़ा, बहुत अहम समझौता है। और जो ये एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो माइक्रो
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा गया है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हिंदी में कहा जाता है। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये रोजगार को देने के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसका जो भारत का जो निर्यात है विश्व में सभी देशों को, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसका है। और भारत की जो जीडीपी है उसमें इसका योगदान लगभग 25 से 30% के आसपास है। 25 से 30% का योगदान भारत की इकोनॉमी में इसका है। तो इसलिए ये समझौता रोजगार सृजन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एमएसएमई सेक्टर है ये रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां लोगों को रोजगार मिलता है। और इसका भारत के निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसकी 25-30% की हिस्सेदारी है। तो ये सेक्टर भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और इस समझौते में इस सेक्टर को काफी मदद मिलेगी और ये सेक्टर मजबूत होगा। तो मित्रों आपने ये देखा कि जो ये भारत और यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है ये न सिर्फ भारत और यूरोपीय संघ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी की पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही ये समझौता होने की घोषणा हुई, अमेरिका जो कि बहुत ही एग्रेसिव था, भारत के ऊपर प्रेशर बनाए हुए था, उसके स्टैंड में भी नरमी आती है। और कहीं ना कहीं अब अमेरिकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो कार्य करने वाले उसके जो कर्ता धर्ता हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उनको ये लग रहा है कि अब हमें स्टैंड बदलना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस निर्णय की वजह से जो स्थिति खराब हुई है इसका लाभ कहीं कोई दूसरा देश ना ले ले। तो उनको ये समझ में आ रहा है और चाहे अनचाहे उन्हें अपने स्टैंड में बदलाव लाना ही पड़ेगा। नहीं तो अब आप समझिए कि भारत का जो विशाल मार्केट है, भारत की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें अमेरिका फिर उसका लाभ नहीं ले पाएगा, कहीं ना कहीं दूसरा देश उसका लाभ लेगा। तो ये चीजें अमेरिका के समझ में अब आ रही हैं, इसलिए अमेरिका के स्टैंड में बदलाव आया है। और आने वाले समय में जैसे कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था उसमें कहीं ना कहीं कटौती वो करेगा, कहीं ना कहीं वो भारत को रियायत देगा और भारत से अपने जो आर्थिक संबंध है वो बढ़ाएगा। और जब भारत से अमेरिका अपने आर्थिक संबंध को बढ़ाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ये व्यापार बाधाएं हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ये जो संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। तो जब भारत और अमेरिका के बीच चीजें मतलब व्यापार ठीक से शुरू हो जाएगा, भारत यूरोपीय यूनियन के बीच ये जो समझौता लागू हो जाएगा, तो इससे क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर चीजें सुधरेंगी, चीजें आसान होंगी, व्यापार में जो रुकावटें हैं वो समाप्त होंगी। तो इसका लाभ पूरे की पूरी विश्व बिरादरी को मिलेगा, क्योंकि तब इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है वो स्मूथली होने लगेगा और तब जाकर के स्थिति मतलब सही होगी। और जो ये इसमें चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर वगैरह का जो दाम है ना, ये भी तब चीजें डाउन होंगी। क्योंकि देखिए जब इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है ना, जब वो स्मूथली होने लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगेगा, जो ये टैरिफ वार है वो खत्म हो जाएगा, तो ये चीजें जो गोल्ड है, सिल्वर है, इनका प्राइस
ऑटोमेटिकली वो डाउन होगा, लेकिन वो तब डाउन होगा जब इंटरनेशनल लेवल पर जो ये टैरिफ वार है, जो व्यापार बाधाएं हैं, जब भी जो भी ठीक प्रकार से व्यापार नहीं चल रहा है, जब ये चीजें सही हो जाएंगी तो उनका रेट अपने आप घट जाएगा। तो मित्रों, आपने ये देखा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जो कि 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में संपन्न होता है, वो समझौता न सिर्फ भारत और यूरोपीय संघ के लिए बल्कि पूरी की पूरी जो विश्व बिरादरी है उसके लिए भी लाभकारी है, ऐतिहासिक है। और इस समझौते की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिका भी अपने स्टैंड में बदलाव लाएगा। अमेरिका को भी ये चीज़ें, ये बातें समझ में आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ वार की वजह से भारत अमेरिकी बाजार को जिस प्रकार से उसका सामान वहाँ पहुँचने में दिक्कतें हो रही थी, सामान महंगे हो रहे थे, तो एक प्रकार से समझिए कि भारत के लिए वो मार्केट जहाँ मतलब कि बंद हो चुका था, वहीं भारत ने एक दूसरा दरवाजा खोला और उससे बड़ी मार्केट, उससे ह्यूज मार्केट, यूरोपीय यूनियन रूपी जो मार्केट है उसमें भारत ने अपनी एक्सेस सुनिश्चित कर ली है। और अमेरिका से वो बड़ा मार्केट है, क्योंकि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ की है, यूरोपीय यूनियन की आबादी 45 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से 10 करोड़ की आबादी वाला बड़ा मार्केट भारत ने एक्सेस किया है, भारत ने अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया है। तो इस वजह से अमेरिका को कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आएंगी, जरूर आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, बस आज यहीं तक। आपसे पुनः अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।